हेलो बच्चों। धुरीना ऐप पर प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये क्लास माइक्रोबायोलॉजी की रहेगी जिसके अंदर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी को जनरल बेसिक से पढ़ेंगे हम, और साथ में वायरस के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो माइक्रोबायोलॉजी, सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी ये इसका पार्ट है, ये देखते हैं कि आपने एक नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं बायोलॉजी, जिसको बोलते हैं बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी पार्ट है किसका? बायोलॉजी का। अब बायोलॉजी के मुख्यतः तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से भाई? एक तो होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी, और एक होता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी तीन मुख्य पार्ट हैं बायोलॉजी के। अब अगर हम बात करें, देखो जूलॉजी भी किसका पार्ट है? बायोलॉजी का। बॉटनी भी बायोलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी भी बायोलॉजी का। और यही हम पढ़ेंगे आज, माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले थोड़ा सा ये बता देते हैं, जूलॉजी क्या होता है भाई? जूलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। और बॉटनी की बात करें तो स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स। जितने भी एनिमल्स हैं जिसके अंदर हम भी आ जाते हैं, वो इनकी स्टडी करना क्या कहलाता है? जूलॉजी। और जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको स्टडी करना क्या होता है? बॉटनी। अब बात करते हैं भाई माइक्रोबायोलॉजी की। और जो माइक्रोबायोलॉजी है इसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म which cannot see, which cannot see by naked eye, only see under microscope। कि हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर उन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो माइक्रो लेवल पर होते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो फिर भाई कैसे देख सकते हैं? हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। भाई माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं उनको हम। सर इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन होते हैं? तो भाई माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन है अगर हम बात करें, जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। तो भाई जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, मुख्यतः वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, प्रोटोजोआ, पैरासाइट, प्रोटोजोआ, ये जो होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये इतने माइक्रो लेवल पर होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम नेक्ड आई के द्वारा नहीं देख सकते। सिर्फ किसके अंडर देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें तो भाई कौन होता है? फादर ऑफ जूलॉजी कौन होता है भाई? एरिस्टोल। कौन है भाई? एरिस्टोल बोलते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है भाई? एरिस्टोल होता है। फादर ऑफ बोटनी किसको बोलते हैं? थियोफ्रैक्टस। फादर ऑफ बोटनी कौन है भाई? थियोफ्रैक्टस। अब बात करते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम और पढ़ते हैं। क्या
देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो सेल की खोज किसने की थी, सेल की खोज किसने की थी, तो भाई किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। सेल की खोज किसने की थी भाई? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी वो कैसी सेल थी? डेड सेल थी। बोलोगे सर डेड सेल का मतलब क्या हुआ? मतलब उसने क्या काम किया? उसने कोर्क सेल को क्या देखा? माइक्रोस्कोप के अंडर देखा। कोर्क सेल मतलब एक लकड़ी के टुकड़े में या छाल के अंदर उसने क्या देखा कि वो जो लकड़ी का टुकड़ा है उसके अंदर ऐसे बॉक्स बने हुए हैं और उन्हीं से मिलकर वो बनी हुई है, और उनको उसने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। ठीक है भाई, जो सेल है रॉबर्ट हुक ने देखा एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंदर, एक परख नली ली, उसके अंदर एक उसने क्या रखा? एक माइक्रोस्कोप से रिलेटेड जो शीशा आता है, जो कोई भी सेल माइक्रोस्कोप सॉरी सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की, डेड सेल की कॉर्क यानी कि लकड़ी के टुकड़े के अंदर उसने की। अगर आप बाद में बात करें कि लिविंग सेल, लिविंग सेल की खोज किसने की? अब डेड की तो हमने पढ़ लिया, लेकिन लिविंग सेल की खोज किसने की भाई? लिविंग सेल की खोज किसने की? लिवॉन हॉक ने की। लिवॉन हॉक ने की। लिवॉन हॉक ने क्या काम किया? लिविंग सेल की खोज की। अब वो लिविंग सेल एक्चुअली में क्या था? वो लिविंग सेल एक्चुअली में क्या था? वो एक बैक्टीरिया था। लिविंग सेल एक्चुअली में वह क्या था? एक बैक्टीरिया था। उसने एक तालाब से या कहीं से पानी उठाया और उसके अंदर देखा अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के, और उसने क्या काम किया? ये देखा कि छोटी छोटी सेल्स उस पानी के अंदर घूम रही हैं, और उन्हीं को उसने क्या नाम दिया कि भाई ये लिविंग सेल्स होती हैं और वो बैक्टीरिया है। और वो बैक्टीरिया कौन सा था जो पहला खोजा गया? माइकोप्लाज्मा। माइको प्लाज्म। जो लिवोन हॉक ने लिविंग सेल को खोजा वो एक बैक्टीरिया था, और वो क्या कौन सा था भाई? माइकोप्लाज्म। तो भाई, तो जो रॉबर्ट हुक ने जो खोज की वो तो कौन सी थी भाई? 1665 ईस्वी में की। और लिविंग खोज जो किसने की? बैक्टीरिया की। ये कब की भाई? 1674 ईस्वी में। ये और याद रख लेना। अब इसने देखो, लिवोन हॉक ने क्या काम किया? एक माइक्रोस्कोप बनाया, और माइक्रोस्कोप बना करके उसने क्या काम किया? सेल्स को देखा। तो माइक्रोस्कोप को बनाने वाला भी कौन था पहले? लिवोन हॉक। एक बढ़िया क्वालिटी का बनाया माइक्रोस्कोप। बनाया तो रॉबर्ट हुक ने था, लेकिन वो बढ़िया क्वालिटी का नहीं था। इसलिए माइक्रोस्कोप की खोज भी अगर हम बात करें तो किसने की भाई? लिवोन हॉक ने की। और उसी के अंडर उसने क्या देखा? सेल्स को देखा जो लिविंग थी, और वो क्या था? एक बैक्टीरिया। और वो क्या था? माइकोप्लाज्म। यानी 1674 ईस्वी में। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाने लगा भाई? लिवोन हॉक को और क्या बोला जाने लगा? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो भाई, माइक्रोबायोलॉजी का फादर किसे कहते हैं? लिवोन हॉक को। लेकिन इसके अंदर एक नाम और भी आता है भाई। क्या? वो है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर, याद रखना। लुइस पास्चर को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। क्यों? क्योंकि लुइस पास्चर ने जो डिजीज पैदा करते हैं बहुत से बैक्टीरिया, उनकी खोज की। इसीलिए फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी हम किसे कहते हैं? लुइस पास्चर को। किसको कहते हैं भाई? लुइस पास्चर को।
ठीक है, ये तो बेसिक सी थोड़ी जानकारी थी। अब हम बात करते हैं कि जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इसको पढ़ने के लिए कुछ एक और बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या? कि भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मल्टी सेलुलर कौन कौन से होते हैं, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। एकारियोट कौन सी होती हैं, प्रोकारियोट कौन सी होती हैं, यूकारियोट कौन सी होती हैं, उनके बारे में जब तक आप उनको नहीं पढ़ोगे तब तक आपको वायरस बैक्टीरिया उनके बारे में नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन सभी के बारे में। तो भाई हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्या बेसिक नॉलेज क्या कि भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी यहां पर हम नहीं ऑर्गेनिज्म ही लिखेंगे, ऑर्गेनिज्म है, जितने भी इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं उन सभी का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स के नंबर के आधार पर जो जीव हैं वो कितने हैं, कौन कौन से हैं, क्या बोलते हैं। तो भाई ये ऑर्गेनिज्म जो है सेल के नंबर के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? देखो यूनि का मतलब ही होता है वन, एक, ठीक है। सेलुलर मतलब सेल से बना हुआ, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, एक ऐसा जीव जो एक ही सेल का है, एक ही सेल से बना होता है, जो सिंगल सेल होती है, और वही अपने आप में क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है, अपने आप में पूरा वो जीव है। उसी को क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो कौन से? जो हम नेक्ड आई के द्वारा नहीं देख सकते। किसके द्वारा देख सकते हैं? अंडर माइक्रोस्कोप। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल के बने होते हैं उनको हम अपनी नेक्ड आई के द्वारा कभी नहीं देख सकते। उनको सिर्फ कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी सेलुलर को क्या है भाई? हम नेक्ड आई के द्वारा देख सकते हैं। जितने भी जीवों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए जीव, सारे के सारे। अब इनमें भाई कौन कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए भाई कौन कौन है। तो भाई अगर हम बात करें यूनिसेलुलर की, तो कौन कौन? वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, और साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। और क्या होता है भाई? प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, वायरस, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और भाई प्रोटोजोआ, ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, ये एक प्रकार की एल्गी होती है। एल्गी क्या होते हैं? जिसको हम काई बोलते हैं ना, काई। एल्गी वैसे प्लांट्स में आते हैं, प्लांट्स पेड़ पौधों में आते हैं, जो काई होती है उसको एल्गी बोलते हैं। अब आप कहोगे सर एल्गी तो हम देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं भाई, लेकिन जो ये एल्गी होती है ये यूनिसेलुलर होती है। मतलब ये जो जीव है, जो साइनोबैक्टीरिया, ये एक ऐसा जीव है जिसमें दोनों के गुण होते हैं। बैक्टीरिया के गुण भी होते हैं और एल्गी के गुण भी होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं ये आगे बताएंगे आपको। इसके बाद में अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी सेलुलर में बताओ भाई कौन कौन आएगा? एनिमल्स हो गए जितने भी, जिसमें ह्यूमंस भी होते हैं, प्लांट्स हो गए, ठीक है, फंगस हो गई, जितने भी फंगस हैं,
कुछ एक फंगस को, एक आध फंगस को छोड़कर जो यूनिसेलुलर होते हैं, बाकी फंगस लगभग सारे के सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और क्या रह गया भाई, फंगस हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, एल्गी हो गई। अभी मैंने बताया एल्गी, काई हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, नेक्ड आई के द्वारा देख सकते हैं। ये सारे क्या होते हैं भाई, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो भाई आपको यह पता होना चाहिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं और मल्टी सेलुलर कौन कौन से हैं। यूनिसेलुलर को हम आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर बहुत सारी सेल के जो बने होते हैं उनको हम अपनी आंखों से नेक्ड आई के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आगे क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड अपॉन, लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड अपॉन देयर न्यूक्लियस, बेस्ड अपॉन न्यूक्लियस लिखो, सिर्फ न्यूक्लियस। अब आप सभी को पता होगा कि जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ होता है भाई, सेल के अंदर होता है। कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। तो उसके आधार पर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भाई, कितने, 3 प्रकार के, एकार्योट, प्रोकार्योट और यूकार्योट। 3 प्रकार के हैं भाई। अब सर ये कार्योट का क्या मतलब है, प्रोकार्योट, यूकार्योट? देखो याद रखना क्या, कि जो न्यूक्लियस होता है ना उसका दूसरा नाम होता है कार्योट, कार्योन, कार्योट। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कार्योट भी कहते हैं। तो बस अब हम इनका पता लगा सकते हैं इसका मतलब क्या है। देखो, एकार्योट का मतलब, ए का मतलब क्या बताया था, अब्सेंट, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या हो, अब्सेंट हो, और वही ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, एकार्योट ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इसका सिर्फ एक ही उदाहरण होता है और वो होता है वायरस, वायरस। वैसे वायरस जो होता है ये साइंटिस्टों ने ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में इसको रखा ही नहीं, ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में इसको रखा ही नहीं। क्यों, क्योंकि वायरस जो होता है वो एक प्रकार से कंप्लीट, पूर्ण रूप से सेल भी नहीं होता, सेल भी नहीं होता। हमने बताया ना यूनिसेलुलर होता है वायरस। एक्चुअल में वायरस एक सेल है ही नहीं, ये ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। आगे बताएंगे क्यों, क्योंकि वायरस, भाई वायरस के बारे में जब आगे पढ़ाऊंगा ना तब आपको कंप्लीट बताएंगे कि क्यों नहीं कहते। ठीक है, यहां पर आपने ये याद रखना है, एकार्योट यानी जिसके अंदर सेल में कार्योट यानी न्यूक्लियस एब्सेंट है वो वायरस है भाई। प्रोकार्योट, देखो कार्योट मतलब न्यूक्लियस और प्रो का मतलब होता है टूटा फूटा, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस। ठीक है, यानी एकार्योट में देखो क्या बताया था, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता सेल में। और प्रोकार्योट में मैंने क्या बताया, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता तो है लेकिन टूटा फूटा होता है, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और जो इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो भाई ऐसा भी उदाहरण जो है वो कौन है, बैक्टीरिया। वो कौन है भाई, बैक्टीरिया। और एक और जिसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। अब देखो बैक्टीरिया के अंदर अगर आप देखोगे तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है,
देखो बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा चुका ये बात। यूनिसेलुलर एक ही सेल का बना हुआ, और इसकी सेल के अंदर न्यूक्लियस कैसा होगा, टूटा फूटा होगा। ऐसे ही साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी क्या होगा, टूटा फूटा न्यूक्लियस होगा। और साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम भी बताया था मैंने, क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी, याद रखना है भाई, ये दूसरा नाम है इसका। तो अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो प्रोकारियोट होता है, और ये सवाल पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोकारियोट होता है, याद रखना बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट भाई, यूकारियोट, यू का मतलब होता है ट्रू यानी कंप्लीट, और कारियोट का मतलब न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव जिनकी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो क्या है, कंप्लीट बना हुआ हो। और कंप्लीट बना हुआ न्यूक्लियस जो होता है वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है भाई, भाई जितने भी एनिमल्स हैं, और एनिमल्स में हम भी हैं कि नहीं, ह्यूमंस। आप कहोगे सर ह्यूमंस के अंदर तो आरबीसी में नहीं होता, तो क्या उसको प्रोकारियोट बोल दें या फिर अकारियोट बोल दें? ठीक है, आरबीसी में, आरबीसी और प्लेटलेट के अंदर क्या नहीं होता भाई, न्यूक्लियस नहीं होता। सिर्फ ह्यूमन में दो ही सेल ऐसी हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, एनिमल्स, एनिमल्स में ह्यूमंस भी आ गए। और भाई जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं सभी की सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस। जितने भी फंगस हैं सभी की सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस। और भाई एल्गी जितनी भी हैं वो उनके अंदर भी क्या होगा, एल्गी, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो भाई याद रखना, कार्योट के आधार पर तीन प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, क्या क्या, एकारियोट, प्रोकारियोट और यूकारियोट। एकारियोट में वायरस आता है, प्रोकारियोट में बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, और यूकारियोट में एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, फंगस और एल्गी, ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं। याद रखना भाई, प्रोकारियोट का पूछा जाता है। नेक्स्ट है भाई, इसके बाद में एक आदमी आया, एक साइंटिस्ट आया जिसको कहते हैं आर एच विटेकर। क्या, आर एच विटेकर, आर एच विटेकर। इसने क्या क्या काम किया भाई, छोड़ो भाई सारी क्लासिफिकेशन, मैं एक ऐसे क्लासिफिकेशन बताऊंगा जिसमें अलग अलग प्रकार के उनके गुणों के आधार पर, जीवों के गुणों के आधार पर, सभी पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं उनके गुणों के आधार पर सभी का क्लासिफिकेशन करूंगा। तो इसने क्या बनाया, इसने बनाया पंच जगत प्रणाली। इसने क्या बनाया, पंच जगत प्रणाली। उसको क्या बोलते हैं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। किसके बेस्ड के आधार पर, उनके गुणों के या उनके फीचर्स के आधार पर, उनके फीचर्स के आधार पर, बेस्ड अपॉन फीचर्स के आधार पर जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर उनको क्या बना दिया, पांच जगत प्रणाली, मतलब फाइव किंगडम बना दिए, और उन किंगडम में सभी जीवों को रख दिया। यहां से कितने क्वेश्चन आएंगे आप देखना, इतने मतलब चार पांच क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं और जो पूछे जाते हैं। तो भाई पांच किंगडम यानी पांच जगत प्रणाली, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन सी, पहली पहला जो किंगडम उसने बनाया वो कौन सा था भाई, मोनेरा। एक किंगडम का नाम रख दिया कौन सा, मोनेरा। और दूसरे किंगडम का नाम रख दिया क्या, प्रोटिस्टा। क्या रख दिया, प्रोटिस्टा। और भाई तीसरे किंगडम का नाम फंजई। चौथे का प्लांटी।
और लास्ट एनीमिलिया। एनीमिलिया जगत बना दिए, अलग अलग जगत बना दिए, अलग अलग किंगडम बना दिए कि इस किंगडम में मैं ऐसे जीव को रखूंगा जिनके ये फीचर्स हों, ऐसे ऐसे गुण हों, उन गुण वो गुण जिन जिन ऑर्गेनिज्म में पाएंगे वो इस जगत में होंगे। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट क्या बना दिए, जगत यानी किंगडम 5 बना दिए। तो भाई मोनेरा किंगडम में आने वाले जीवों के फीचर्स यानी गुण कौन कौन से हैं जिसके आधार पर मोनेरा जगत बनाया। तो भाई पहला जो है वो क्या है कि ऐसे जीव जो क्या हो, यूनिसेलुलर हो। पहला गुण ये है, यूनिसेलुलर हूं। अब यूनिसेलुलर तो बहुत सारे हैं, और गुण बताओ, और गुण कौन होते हैं कि ऐसे जीव जो क्या हो, प्रोकारियोट हो। तीसरा गुण कि ऐसा जीव जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो, सेल वॉल हो। सेल वॉल याद रखना, जो सेल होती है हर एक जीव के अंदर सेल होती है, कोई यूनिसेलुलर है कोई मल्टी सेलुलर है, तो हर एक जीव के अंदर क्या पाई जाती है भाई, सेल से मिलकर बने होते हैं। और सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन। यूनिवर्सल मेम्ब्रेन। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक। कहने का मतलब क्या है, जितने भी जीव होते हैं सभी जीवों के अंदर जो सेल्स होती हैं, सेल के चारों तरफ ये वाली लेयर तो जरूर मिलेगी, हर एक जीव के अंदर मिलेगी, कोई भी जीव हो चाहे। और उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। जब हर जगह है, हर सेल में है, इसीलिए यूनिवर्सल मेम्ब्रेन कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सर ये सेल वॉल क्या है, किन्हीं किन्हीं जीवों के अंदर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक और दीवार पाई जाती है और एक लेयर और पाई जाती है, और उसी को क्या कहते हैं, सेल वॉल। वो सभी में नहीं होती, किसी किसी में होती है, और किन किन में होती है वो यहाँ पे मैं अब बताता हूं आपको। तो देखो, यूनिसेलुलर हो, प्रोकारियोट हो, और सेल वॉल हो। ठीक है, सेल वॉल हो। अब और क्या है कि वो सेल वॉल किसकी बनी हो, सेल वॉल किसकी बनी हो, पेप्टिडो ग्लाइकेन, पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी हो। यूनिसेलुलर हो, प्रोकारियोट हो, और सेल वॉल हो, और सेल वॉल किसकी बनी हो, पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी हो। तो भाई ऐसे जीव कौन से हैं, पीछे अभी बता के आया हूं मैं आपको, प्रोकारियोट हो और यूनिसेलुलर हो, दो बातें तो मैं पीछे बता चुका, लेकिन एक सेल वॉल और भी पाई जाती है उसके अंदर। तो भाई ऐसा एक ही जीव है, और वो कौन सा है, बैक्टीरिया, और दूसरा साइनोबैक्टीरिया। और इसको क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब देखो, मैंने बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है इसमें दोनों को गुण होते हैं, बैक्टीरिया के भी और एल्गी के भी। बैक्टीरिया का कौन सा गुण होता है, बैक्टीरिया का इसमें गुण होता है कि इसमें क्या होता है भाई, न्यूक्लियस टूटा फूटा होता है, यानी प्रोकारियोट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये तो बैक्टीरिया का गुण आ गया। तो सर फिर एल्गी का गुण कौन सा होता है, एल्गी का गुण ये होता है कि एल्गी जो होती है वो प्लांट्स होती हैं, प्लांट है ना, और प्लांट्स में क्या पाया जाता है, जो भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल। तो इसके अंदर एक चीज और प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में बैक्टीरिया का गुण कौन सा है, प्रोकारियोट है, यानी इसका न्यूक्लियस टूटा फूटा है। और दूसरा गुण जो एल्गी वाला है यानी प्लांट्स वाला है वो कौन सा है, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, और ये अपना भोजन स्वयं भी बना सकता है।
ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी और एल्गी भी होती है, ये मैंने आपको बता दिया। याद रखना, बैक्टीरिया प्रोकारियोट होता है, यूनिसेलुलर होता है, सेल वॉल होती है उसके चारों तरफ, और सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तीनों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा और याद रखो। तो याद रखना, बैक्टीरिया कौन से जगत का होता है? मोनेरा जगत का, यानी मोनेरा किंगडम का होता है, ये और याद रख लेना। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। तो सर प्रोटिस्टा जो होता है इसमें कौन कौन से आएंगे? तो प्रोटिस्टा के अंदर भी वो जीव आएंगे जो क्या हो, यूनिसेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो, और क्या हो, यूकारियोट हो, यूकारियोट हो, जिनकी सेल के अंदर न्यूक्लियस सब क्या हो, कंप्लीट बना हुआ हो। अच्छा, और क्या होगा भाई? और सेल वॉल जो होती है वो अब्सेंट हो, सेल वॉल नहीं होती इसमें। तो ऐसे जीव कौन से होते हैं भाई, बताओ? आपको सर यूकारियोट में तो हमने एनिमल भी पढ़ाया था अभी, और प्लांट्स भी होते हैं, लेकिन भाई वो यूनिसेलुलर नहीं होते, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो इसके अंदर कौन आएंगे भाई? जितने भी प्रोटोजोआ हैं, प्रोटोजोआ हैं, जितने भी प्रोटोजोआ हैं, वो सारे के सारे किस में आएंगे? प्रोटिस्टा जगत में, प्रोटिस्टा किंगडम में आएंगे। सर प्रोटोजोआ क्या होता है, कुछ एक का उदाहरण वगैरह? तो उदाहरण लिखो भाई, अमीबा एक प्रोटोजोआ होता है, एंट अमीबा, हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, और बताओ, प्लाज्मोडियम। याद आया कुछ प्लाज्मोडियम से? प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम, पैरामीशियम और युग्लिना। ये सारे के सारे क्या हैं भाई? प्रोटोजोआ हैं। इनके क्या गुण होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, और क्या होता है, यूकारियोट होते हैं, और क्या है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, सभी के सभी में, किसी में सेल वॉल नहीं होती। तो अभी इनसे रिलेटेड कुछ एक मैं बता देता हूं। क्या? देखो प्लाज्मोडियम जो होता है, याद है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरी। ये वो प्रोटोजोआ हैं जो कौन सी बीमारी करते हैं? मलेरिया। कौन सी? मलेरिया। और सबसे ज्यादा जो करता है वो कौन सा इन चारों में से? देखो याद रखना, प्लाज्मोडियम चार हैं, कौन कौन से? वाइवेक्स, फैल्सीपरम, ओवेल और मलेरिया। वाइवेक्स सबसे ज्यादा करता है, मलेरिया सबसे ज्यादा कौन सा करता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। उसके बाद में फैल्सीपरम, और फैल्सीपरम एक ऐसा प्लाज्मोडियम है, ऐसा प्रोटोजोआ है जो जो दिमाग में भी पहुंच जाता है, जो किस में पहुंच जाता है? ये ब्रेन में भी पहुंच जाता है, ये वाला फैल्सीपरम, ये ब्रेन में भी पहुंच जाता है, और वो क्या कर देता है? एनसिफेलाइटिस, ब्रेन में भी इंफेक्शन पैदा कर देता है ये, जिसको हम कहते हैं ना कि दिमाग में मलेरिया पहुंच गया, मलेरिया दिमाग की बुखार हो गया, वो वाला ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम। ठीक है भाई। पैरामीशियम याद रखना, ऐसा प्रोटोजोआ जो चप्पल के आकार का दिखाई देता है। कैसा होता है? चप्पल, यानी स्लीपर के जैसा होता है। ठीक है, बात करते हैं युग्लिना की। ये सिंगल सेल फ्लैजेलेटा होता है, जंतु और पादप के बीच की कड़ी होता है। थोड़ा सा मैं लिख लिया हो तो ये मैं मिटा देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा युग्लिना के बारे में और बता देता हूं यहां पर।
लिख लेना, युगलिना को क्या कहते हैं? जंतु और पादप के बीच की कड़ी, इंटरेक्शन बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जैसे हमने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा, इंटरेक्शन बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी, यानी बैक्टीरिया और एल्गी के बीच की कड़ी किसको कौन पढ़ा था हमने? साइनोबैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया के गुण भी थे और किसके गुण भी थे? किसके गुण भी थे? एल्गी के गुण भी थे। और जंतु और पादप के बीच की कड़ी हम इसको क्यों कहते हैं? ये युगलिना जो होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वही प्लांट्स वाला गुण, कौन सा? क्लोरोफिल। तो ये दिन में तो क्या करता है? दिन में तो क्या करता है? सूर्य का प्रकाश जब होता है सनलाइट में, ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो किसका गुण हुआ? ये पादप यानी पेड़ पौधों का। और जंतुओं का क्या गुण है? ये रात को क्या करता है? रात को दूसरे जीवों को खाता है। तो दोनों के गुण हुए कि नहीं हुए? जो एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, क्या वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? नहीं, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। किन पे? पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। तो जंतुओं का गुण भी है और प्लांट्स का गुण भी है। किसमें? युगलिना में भी। देखो भाई, प्रोटिस्टा एक जगत है, एक किंगडम है, उसमें कौन से प्राणियों को रखा? जो यूनिसेलुलर हो, यूकारियोट हो, सेल वॉल एब्सेंट हो। इसमें प्रोटोजोआ आते हैं सारे के सारे, कौन कौन से? अमीबा, एंटामीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, युगलिना, और भी बहुत सारे हैं। मेन मेन जब हम इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, इनकी प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तब हम बताएंगे कि कौन कौन से होते हैं और कौन कौन सी बीमारी पैदा करते हैं। ये सारा हम उनमें पढ़ेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं फंजाई किंगडम की। फंजाई किंगडम की, तो फंजाई किंगडम के अंदर कौन से प्राणियों को रखा गया? जो मल्टी सेलुलर हो। क्या हो? मल्टी सेलुलर हो। ठीक है, मल्टी सेलुलर हो। और क्या हो? यूकारियोट हो। और भाई सेल वॉल क्या हो? इनमें प्रेजेंट हो। क्या हो? प्रेजेंट हो। और वो सेल वॉल किसकी बनी हो? काइटिन की बनी हो। किसकी? काइटिन। काइटिन एक क्या है? एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, काइटिन की बनी हो। तो सेल वॉल याद रखना, प्रेजेंट होती है, काइटिन की बनी होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कवक जो होते हैं, फंजाई जो होते हैं, और इनके अंदर रखने वाला जो जीव है वो कौन है भाई? फंगस। जितने भी कवक होते हैं, जितने भी फंगस होते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? फंजाई किंगडम में रखे गए मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकारियोट होते हैं। सेल वॉल बनी होती है इनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। और किसकी बनी होती है सेल वॉल? भाई काइटिन की बनी होती है। अब जो ये काइटिन की बनी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है, याद रखना। पूछा जाता है कवक की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो ये याद कर लेना भाई। ठीक है भाई, इसके अंदर और भाई फंगस में क्या क्या, जैसे मशरूम हो गया, सलीम मोल्ड हो गया, ये सारे फंगस में आते हैं। एक खमीर हो गया जिसको यीस्ट बोलते हैं, ये भी फंगस में आता है। अच्छा, बात करते हैं भाई प्लांटी। भाई नाम से पता चल रहा है, प्लांटी मतलब मल्टी सेलुलर हो। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर हैं और क्या है? यूकारियोट। यूकारियोट का मतलब जिनकी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो क्या है? कंप्लीट फॉर्मेशन में है। और दूसरा, इनकी भी क्या होती है भाई? सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल होती है। और इनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज होती है। कौन सी? सेलुलोज होती है। अब जो ये सेलुलोज है, यही पूछा जाता है कि पेड़ पौधों की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है भाई? सेलुलोज की बनी होती है। तो जितने भी पेड़ पौधे आते हैं सारे के सारे प्लांटी जगत में आते हैं, ये लिख लेना भाई।
सारे प्लांट्स। नेक्स्ट है भाई एनिमिलिया, और एनिमिलिया के अंदर भी हम कौन से प्राणी रखे गए, जो मल्टी सेलुलर हों, जो यूकारियोट हों। और सेल वॉल होती है क्या एनिमल्स में? नहीं, सेल वॉल क्या होती है, अब्सेंट। और इसके अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, सारे के सारे, आगे जाकर के एनिमल्स की भी क्लासिफिकेशन है बहुत ज्यादा। दोबारा क्लास कब स्टार्ट हुई? हो गया भैया 1.5 घंटा, बल्कि ज्यादा हो गया वो। ठीक है, कोई नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो डले उसमें देख लेना आप, ठीक है ना। माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, बेसिक पढ़ा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी में, और जितना अभी तक पढ़ाया है इनके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं जो पेपरों में आते हैं, चाहे वो बायोलॉजी से लगा लो चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी से लगा लो, बात एक ही है। तो आर एच विटेकर ने जो ये पंच जगत प्रणाली बनाई, ये कद बनाई थी 1969 को। ठीक है, तो भाई इस पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं उन सभी की क्लासिफिकेशन हमने 5 जगत के अंदर कर दी है, ठीक है ना। तो ये याद रखना भाई। अब आगे पढ़ते हैं कि ये तो सबके बारे में पता लग गया, बैक्टीरिया वगैरह सब, लेकिन अब फिलहाल हम बात करते हैं क्या आगे, वायरस की। किसकी बात करें भाई? वायरस की बात करते हैं। वायरस, अब देखो हमने कहा था कि वायरस एक अकार्योट ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ वायरस की बात कर लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ वायरस, इवानोवस्की, डिस्कवरी ऑफ वायरस इवानोवस्की 1892 ईस्वी में। वायरस का जो साइज होता है वो 20 से 300 माइक्रोमीटर तक भी हो सकता है। इनकी साइज की बात करें 20 से 300 माइक्रोमीटर तक इनकी क्या होती है, सॉरी नैनोमीटर, माइक्रोमीटर नहीं नैनोमीटर इनकी साइज होते हैं। ये सबसे छोटे जीव होते हैं, सबसे छोटे जीव। बैक्टीरिया भी इनसे बड़े होते हैं, वायरस सबसे छोटे जीव होते हैं। और एक्चुअली में मैंने एक बात बताई थी, क्या बताई थी भाई, कि वायरस को ऑर्गेनिज्म में रखा ही नहीं है, इनको जीव कहा ही नहीं गया साइंटिस्टों ने। क्यों नहीं कहा भाई? क्योंकि देखो हम पढ़ते हैं कि हमने बताया था ये एक वायरस है, क्या है, वायरस है। और वायरस के अंदर हमने बताया था कोई किसी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं होता, यूनिसेलुलर होता है। अब जो ये वायरस है ना, ये वायरस की सेल है। तो इस सेल के चारों तरफ ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, ये एक प्रकार की प्रोटीन कोट होती है। क्या होती है? प्रोटीन कोट होती है, प्रोटीन कोट होती है बस, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, ये प्रोटीन कोट होती है। और इस प्रोटीन कोट को क्या कहते हैं हम? कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड, जो प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, अंदर क्या होता है सर इसके? इसके अंदर या तो जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल्स, जेनेटिक मटेरियल्स मौजूद होते हैं, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियक एसिड, न्यूक्लियक एसिड। और न्यूक्लियक एसिड कौन से होते हैं? न्यूक्लियक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक आरएनए और एक डीएनए। लेकिन जो वायरस होता है उसके अंदर या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, एक ही न्यूक्लियक एसिड हो सकता है, याद रखना भाई। वायरस के अंदर, वायरस के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जो प्रोटीन की बनी होती है, वो कैप्सिड कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
दूसरा, वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं जिनको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और न्यूक्लिक एसिड क्या होंगे, या तो आरएनए होगा या डीएनए, दोनों कभी भी नहीं होंगे इसके अंदर। तो भाई जिस वायरस के अंदर आरएनए होता है वो आरएनए वायरस कहलाता है, और जिस वायरस के अंदर डीएनए होता है वो डीएनए वायरस कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, डीएनए वायरस कहलाते हैं। ठीक है, ये याद रखना भाई, कैप्सिड वाली जो बात बताई है ये याद रखना, प्रोटीन कोट होती है, वायरस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियोक एसिड, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। मेन बात जो वायरस की है वो यही है। अच्छा, जो अभी हमने बताया ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वायरस है, और वायरस की डिस्कवरी किसने की, इवेनोवस्की ने 1892 में। तो कौन सा वायरस खोजा था भाई इसने सबसे पहले, टोबैको मोजेक वायरस। इसने जो वायरस खोजा था वो कौन सा खोजा था, इसको टीएमवी बोलते हैं, टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको मोजेक वायरस जो क्या है, प्लांट्स में खोजा था भाई इसने, प्लांट्स में, टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है, और भाई वायरस के बारे में कुछ बातें बताते हैं भाई। क्या, अभी मैं बता रहा था कि जो चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, प्रोटीन कोट कोट कैप्सिड। कहने का मतलब ये है हर एक जीवों के अंदर हर एक सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और वो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड की। उसके बीच बीच में कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन पंप भी, सोडियम पोटासियम पंप भी होते हैं, कुछ प्रोटीन और भी होते हैं, मतलब बहुत सारी बातें होती है। कहने का मतलब ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम सेल मेम्ब्रेन नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते, सेल मेम्ब्रेन नहीं कह सकते। और वो जीवों की सबसे मेन निशानी जो होती है वो खुद में जीव कहलाता है। उसके अंदर मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन जरूर मिलेगी हर एक जीवों की सेल के अंदर, हर एक जीवों की सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन जरूर मिलेगी। लेकिन इसमें कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, प्रोटीन कोट होता है बस, उसको कैप्सिड बोलते हैं। इसीलिए साइंटिस्टों ने क्या किया कि वायरस को जीव जगत की प्रणाली में इसको रखा ही नहीं, जीव कहा ही नहीं। तो फिर क्या कहा, इसको कहा गया मृत व सजीव के बीच की कड़ी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो वायरस होता है ये मृत मरा हुआ भी होता है और जीवित भी होता है। सर ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। कैसे, भाई देखो, वायरस जो होता है ये ओब्लिगेट पैरासाइट होता है, ओब्लिगेट पैरासाइट, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। वो पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा जो ओब्लिगेट पैरासाइट होता है। पैरासाइट का मतलब होता है जो दूसरे जीवों के अंदर रहते हैं, वो पैरासाइट कहलाते हैं। ठीक है, ओब्लिगेट का मतलब होता है पक्का, मतलब कि जो वायरस जो होता है वो अगर किसी जीव के अंदर चला जाए, मानो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये वो प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, हर किसी के शरीर के अंदर जा सकता है। कौन जा सकता है, वायरस जा सकता है, और उनको इन्फेक्टेड कर सकता है, सभी को इन्फेक्टेड कर सकता है। ये बैक्टीरिया को भी कर सकता है, ह्यूमंस को भी, एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी, सभी के अंदर। तो जब ये वायरस किसी के शरीर से बाहर पड़ा हुआ है, मानो ये वायरस पड़ा हुआ बाहर, तब तो ये क्या है, मृत है, डेड है। और जब ये किसी के शरीर में चला जाता है तो ये क्या हो जाता है भाई, जीवित हो जाता है। क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है, यानी लाइव हो जाता है। अब देखो, बाहर था तो मरा हुआ है, अंदर चला गया तो क्या हो गया, ये जीवित हो गया।
तो हुआ ना भाई, मृत व सजीव के बीच की कड़ी कहलाया ये। ठीक है। अब भाई मरे हुए के गुण जो होते हैं वो कौन कौन से हैं इसमें? भाई पहला तो गुण यही है, क्या कि इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। और दूसरा गुण कौन सा होता है? भाई सेल के अंदर और क्या पाए जाते हैं? ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में अंग पाए जाते हैं उनको हम ऑर्गन्स कहते हैं, ऐसे ही सेल के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उनको ऑर्गेनेलीज कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर अंग ऑर्गन्स, और सेल के अंदर उसके अंग ऑर्गेनेलीज। तो सेल के जो ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, ये सब कुछ नहीं होता। किसमें नहीं होता? वायरस में। तो वायरस के अंदर मरे हुए के गुण है कि नहीं है? कि जीवों वाला गुण तो है ही नहीं। लेकिन जब ये अंदर जाता है तो क्या हो जाता? जीवित होता है। और क्या करता है? उस जीव के और जिसके शरीर में ये गया उसको बोलते हैं होस्ट। ठीक है। जब ये कोई भी एंटीजन, कोई भी बैक्टीरिया किसी के शरीर में जाता है, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया जब किसी के शरीर में जाता है, तो उस बैक्टीरिया के लिए या उस वायरस के लिए वो क्या कहलाएगा? होस्ट कहलाएगा। ठीक है। तो ये किसी होस्ट में जाता है, और वो होस्ट कौन हो सकता है? प्लांट भी, बैक्टीरिया भी, फंगस भी, कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर जाके उसको इन्फेक्टेड कर देगा। यानी जब ये होस्ट से बाहर है तो मरा हुआ, होस्ट के अंदर चला गया तो वो जीवित हो गया। ठीक है। और जब ये वायरस बाहर की साइड मरा हुआ है तब इसको कहते हैं वीरियोन। और अंदर चला गया तो इसको क्या बोलेंगे? वायरस। ठीक है भाई। कहने का मतलब आउटसाइड द होस्ट ये डेड होगा, और इनसाइड द होस्ट ये जीवित रहेगा। ठीक है। ओब्लिगेट पैरासाइट इसीलिए बोलते हैं। ठीक है भाई, ये मेन इंपॉर्टेंट बातें होगी वायरस के बारे में। अच्छा एक चीज और, वायरस जो होता है वो जब हमारे शरीर में जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका कि वायरस जब हमारे शरीर के अंदर जाता है, एंटर कर गया किसी होस्ट में, या हमारे शरीर में, मान लो ह्यूमन के अंदर एंटर कर गया, तो ह्यूमन शरीर में, हमारे शरीर में इस वायरस को खत्म करने के लिए हमारा शरीर एक प्रोटीन बनाता है जिसको कहते हैं इंटरफेरोन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वायरस को मारने के लिए हमारा शरीर एक प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन का नाम बताओ। और उसका नाम क्या होता है भाई? इंटरफेरोन। ठीक है। वायरस के चारों तरफ की लेयर होती है वो क्या कहलाती है? कैप्सिड। किसकी बनी होती है? किसकी? प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। ठीक है भाई। साइज ऑफ वायरस हो गया। स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा है और लार्जेस्ट वायरस कौन सा है? आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट वायरस और लार्जेस्ट वायरस। स्मॉलेस्ट वायरस और लार्जेस्ट वायरस। स्मॉलेस्ट का नाम लिखो, कौन सा है भाई स्मॉलेस्ट वायरस? टबैको नेक्रोसिस वायरस। लार्जेस्ट वायरस सिट्रस वायरस या सिट्रस ट्राई स्टेजा वायरस। अब याद रखना, ये दोनों बताए हैं मैंने प्लांट के, ये दोनों बताए हैं मैंने प्लांट के। ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट वायरस कौन सा होता है? पोक्स वायरस। लार्जेस्ट वायरस जो होता है तो वो कौन सा है? पोक्स वायरस। और पोक्स वायरस में कौन सा? वेरियोला। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने। लार्जेस्ट वायरस पोक्स वायरस।
और स्मॉलेस्ट वायरस एनिमल्स में कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट वायरस अगर हम एनिमल्स में बात करें तो कौन सा होता है? फुट एंड माउथ डिजीज वायरस। फुट एंड माउथ डिजीज वायरस। जो वेरियोला होता है इसकी साइज होती है 250 nm की, और छोटा जो होता है इसके होता है 10। इसका साइज कितना होता है? 250 नैनोमीटर, और इसका 10 नैनोमीटर। ये एनिमल्स के अंदर होते हैं दो वायरस। इनको आप मेनली याद रखना, प्लांट वाले चाहे याद रखो या ना रखो। ठीक है, एक बात और इससे रिलेटेड, क्या? जो एड्स का वायरस होता है, कौन सा? एड्स का जो वायरस होता है जिसको HIV बोलते हैं, इनकी फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगा। HIV जो वायरस होता है इसको रेट्रो वायरस भी बोलते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका। रेट्रो वायरस भी कहते हैं, रेट्रो वायरस भी कहते हैं। रेट्रो वायरस का मतलब होता है बहरूपिया वायरस। बहरूपिया है ये अपना रूप चेंज कर लेता है। कैसे चेंज कर लेता है भाई? जो ये वायरस होता है ये RNA वायरस होता है। HIV वायरस कैसा होता है? RNA वायरस होता है। अभी बताया था मैंने, जिस वायरस के अंदर RNA होगा वो RNA वायरस कहलाएगा, DNA होगा वो DNA वायरस कहलाएगा। तो जो RNA वायरस होता है कौन सा? HIV का, याद रखना आपने। ठीक है, तो जो RNA वायरस होता है जब ये किसी ह्यूमंस के अंदर जाता है, जब ये किसी ह्यूमंस के अंदर जाता है तो ये कैसा हो जाता है? DNA वायरस हो जाता है, अपना रूप चेंज कर लेता है। इसीलिए इसको बहरूपिया वायरस भी कहते हैं। मतलब ह्यूमंस का जेनेटिक मटेरियल यूज करके अपना रूप बदल लेता है, मतलब DNA वायरस बन जाता है, और उसी को क्या कहते हैं? रेट्रो वायरस। HIV एड्स का ये वायरस होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ एक वायरस की शेप ऑफ वायरस। अलग अलग प्रकार की शेप होती है। शेप ऑफ वायरस, पहला है पोक्स वायरस। पोक्स वायरस, रेबीज वायरस, और है TMV वायरस, जिसको टोबैको मोजेक वायरस भी मैंने लिखा था अभी। और उसके बाद में है इन्फ्लुएंजा वायरस, और उसके बाद में है टेडपोल यानी बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। तो जो पोक्स वायरस होता है इसकी जो शेप होती है ब्रिक शेप की होती है, ईंट के आकार का। रेबीज बुलेट शेप का होता है, बुलेट शेप का होता है। TMV रोड शेप का होता है। बुलेट शेप की, जो बंदूक वाली गोली होती है उसके आकार का। ठीक है, इन्फ्लुएंजा स्फेरिकल वायरस होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। और बैक्टीरियोफेज टेड पोल लाइक। ये कुछ एक वो हैं, इनकी शेप, वायरस की जो शेप है ये आपने याद रखनी है कि कौन कौन सी शेप कैसे कैसे वायरस की होती है। ये इंपॉर्टेंट है और ये लिख लेना। अच्छा, कुछ एक DNA वायरस और RNA वायरस के उदाहरण लिखवा देता हूं। DNA वायरस और RNA वायरस, इनमें मेन इंपॉर्टेंट एक दो हैं वो मैं बता देता हूं। क्या याद रखना? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है वो DNA वायरस होता है। और बाकी जितने भी हेपेटाइटिस वायरस बच गए, हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस C, D, E, जितने भी हैं, हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस, D वायरस, E वायरस, सारे के सारे RNA वायरस हैं। सिर्फ एक को छोड़ के हेपेटाइटिस B वायरस DNA वायरस होता है। ये इंपॉर्टेंट है,
ये याद रख लेना। उसके बाद में हर्पस सिंप्लेक्स, डीएनए वायरस होता है। वेरिसेला जोस्टर, ये डीएनए वायरस होता है। परवो वायरस या वेरियोला वायरस, ये डीएनए हो गए। ये लगभग डीएनए के लगभग इतने ही होते हैं, बाकी जो होते हैं वो सारे आरएनए वायरस हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, येलो फीवर वायरस, डेंगू वायरस, येलो फीवर वायरस, डेंगू वायरस, कोरोना वायरस, रूबेला वायरस, रूबेला वायरस, इबोला, रेबीज, पोलियो, रूबेला, पोलियो, रेबीज, एंट्रोवायरस। एंटेरो वायरस, ठीक है। ये आपकी माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड एक छोटी सी क्लास थी, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन था और थोड़ा बहुत वायरस के बारे में बताया। आगे जो क्लास होंगी उसके अंदर थोड़ा सा और डिटेल में वायरस के बारे में थोड़ा और बता देंगे, और फिर आगे हम बताएंगे बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, थैंक यू।